नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज के एपिसोड नंबर 21 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल और साइंस का विज्ञान के आपके जीएस पार्ट सेकंड में 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। एक पार्ट में हमने ऑलरेडी आपको कवर किया था और दूसरा ये आखिरी पार्ट है। अब इसके बाद आपका कोई भी पार्ट नहीं बचेगा। तो TRE 1 से लेकर TRE 3 तक, TRE 2, TRE 3 तक जितने भी जीएस पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास PRT के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों में से किसी ने पहला सेट नहीं देखा हो तो जो है कुछ टाइम पहले हमने जीएस का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, तो जाके जरूर देख लें। PRT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 से 10 और 11-12 के लिए तो इंपॉर्टेंट हर तरीके से हैं, चाहे आपकी जीएस पार्ट की बात करें, चाहे आपके सब्जेक्ट की बात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अंत तक सभी लोग देखें। और आज की क्लास से आपको परीक्षा में कई सारे प्रश्न हूबहू रिपीट होते हुए भी मिलेंगे। और जिनको लैंग्वेज का क्वेश्चंस देखना है, पढ़ना है, तो आप देख लीजिएगा, हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। हम इसको कवर आज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो आप ध्यान रखिएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लास्ट में समय लगेगा हमको, तो हम इसको आपको कर देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने मैथ के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं ऑलरेडी, तो मैथ की प्लेलिस्ट हम लिंक में दे देंगे। जिनको देखना वो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। और बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया है। जीएस पार्ट सेकंड में सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। PRT मैथ्स के हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया है। आप उतने प्रश्न को करके चले जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब आते हैं, पहले मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देख लेते हैं एक साथ में, उसके बाद हम अन्य को स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है पहला, और अभी से हम आपके लिए बता दें कि सिर्फ आपको एकलव्य सीरीज फॉलो करनी है, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। बाकी इसके अलावा EBS, PRT के लिए EBS की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है एक्स्ट्रा में। तो ये 3 प्लेलिस्ट फॉलो करें और साथ में NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। जो NCERT में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं क्लास के माध्यम से, उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर दिक्कत हो पढ़ने में PDF, तो वीडियो को चैनल पे आके फिर से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पहला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने के लिए राजी किया था? तो आंसर है महात्मा गांधी जी। और ये कब हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण किसानों का मुद्दा लेकर पहुंचे थे राजकुमार शुक्ला। इनके साथ में थे कौन? ब्रज किशोर प्रसाद नाम के व्यक्ति थे और इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में ध्यान रखिएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में इन्होंने ही सलाह दिया था, इन्होंने ही राजकुमार शुक्ला को सलाह दिया था कि आप गांधी जी से मिलिए। गांधी जी ही वो पुरोधा हैं जो आपके समस्याओं का हल कर सकते हैं। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक प्रताप नाम का अखबार चलाते थे। प्रताप अखबार के ये संपादक थे, संस्थापक भी थे। और इन्हीं के साथ में एक लोग जुड़े थे जिनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस नाम था, और वो संवाददाता का काम करते थे इस अखबार का। और इन्होंने, पीर मोहम्मद मुनीस ने कई सारे चंपारण के जो किसान थे उनके मुद्दों के बारे में लेख लिखे थे, और उन लेखों से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। और गांधी जी फिर जो है फैसला किए थे कि हम जो है चंपारण जाएंगे। फिर प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य ध्यान रखिएगा। हम आपको जो है शॉर्ट्स के माध्यम से जितनी पुस्तकें हैं सब आपको एक लिस्ट दे देंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। 1915 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता अच्छे से कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई है। कब हुई है? अप्रैल 1916 में। किसने किया था? तिलक ने। फिर सितंबर 1916 में किसने किया था? एन्नी बेसेंट जी ने। तो एन्नी बेसेंट जी ने मद्रास में किया था, और गोपाल जो है तिलक ने कहाँ पर किया था? तो तिलक ने पूना में सेंटर था इनका। तो 1915 में चूंकि हुआ नहीं था, तो इसलिए फाइनल आंसर में उपयुक्त में कोई नहीं माना गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, फाइनल आंसर में चेंज कर दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको बी मानना तो यहाँ 1916 होना ही पड़ेगा। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। इन्होंने स्थापना किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो नमक सत्याग्रह में श्रीमती हसन इमाम जी ने पटना में पूरा एक मार्च निकाला था महिलाओं का। हजारों महिलाएं शामिल हुई थी और इनके साथ में मीरा देवी जी भी थी और गौरीदास भी थी। हसन इमाम की वाइफ थी श्रीमती हसन इमाम जी। तो यहाँ आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो नील दर्पण नाटक बहुत अच्छे से आपको पता, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। आप कमेंट करके बताइए कि नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने लिखा था?
तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था नील दर्पण का? हमने आज डिस्कस भी किया क्लास में, मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले क्लास में। और नील दर्पण से ध्यान रखिएगा, प्रेरित हुए थे नील विद्रोह इसी नील दर्पण से प्रेरित था। और नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। कई बार पूछा गया, तो विष्णु और दिगंबर विश्वास का नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो आंसर है सचिंद्रनाथ सान्याल। तो ये भी प्रश्न आज आपने बीपीएससी प्री में देखा था, तो आप देख रहे हैं कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं। फिर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। और ये बिहार में होने वाला कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। और अध्यक्ष कौन थे? तो RN मुधोलकर जी थे। और इस गया अधिवेशन की खास बात क्या थी? तो इसमें उरांव जनजाति के लोग आए थे। किसके नेतृत्व में? तो गुलाब तिवारी के नेतृत्व में। और उरांव जनजाति के लोग ताना भगत आंदोलन से भी संबंधित थे। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन जतरा भगत ने स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1931 में। तो ध्यान रखिएगा, 1931 में प्रारंभ किया गया था। और द इंडियन नेशन जो प्रकाशन था इसका किसके स्वामित्व में था? तो दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह। तो दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह या महाराजा कामेश्वर सिंह के स्वामित्व में स्टार्ट हुआ था, यानी इन्होंने सारा पैसा वगैरह दिया था द इंडियन नेशन का। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा द इंडियन नेशन इंग्लिश में था। इसका अंग्रेजी वर्जन का क्या नाम था? तो आर्यव्रत। तो आर्यव्रत ध्यान रखिएगा, आर्यव्रत ये 1941 में आया था। और ये इसका हिंदी वर्जन था। तो इंडियन नेशन इंग्लिश में था और आर्यव्रत हिंदी में था। और दोनों ही किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे? कामेश्वर सिंह जी के द्वारा। इन्हीं के स्वामित्व में था, इन्होंने पैसा वगैरह फंडिंग वगैरह सारा दिया था। तो इंडियन नेशन आप ध्यान रखिएगा 1931। बाकी हमने आर्यव्रत भी आपको बता दिया है जो है 1941। आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे प्रश्न TRE 3 तक के कवर कर देंगे। TRE 3 तक के GS में जितने पूछे गए कवर कर देंगे। उसके बाद हम अन्य प्रश्नों पे आएंगे। और आपके लिए हमने यहाँ से 4 सेट आपको मिलेंगे। ऐसे इस PDF को जब आप ओपन करेंगे तो 4 सेट मिलेंगे, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश के प्रश्न सॉल्व मिलेंगे। तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा और उस हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। फिर अब बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ध्यान रखिएगा, जब संयुक्त रूप से पूछा जाएगा तब आंसर हमेशा कुंवर सिंह होंगे। पटना लग गया तो इसका मतलब पीर अली मत सोच लीजिएगा। जब केवल पटना की बात आएगी, जब केवल पटना में विद्रोह के नेतृत्व की बात आएगी, तब पीर अली आंसर होंगे। ध्यान रखिएगा, पटना में विद्रोह के नेता कौन थे? पीर अली थे 1857 की क्रांति के दौरान। लेकिन जब सभी का पूछेगा पटना, आरा, शाहबाद जिलों में, तो आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। तो ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह ने यहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा करने का मतलब होता है कि सरकार द्वारा बताया गया कि हम विभाजन करेंगे, घोषणा उसको बोलते हैं। तो ये हुआ था 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को क्या स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, लागू हो गया। और इसी दिन जो है शोक दिवस भी मनाया गया था। तो ये भी प्रश्न TRE में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। बम्बई में कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है 8 अगस्त 1942 को किया गया था। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आगे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भी उदारवादी ही था कुछ काफ़ी हद तक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कारण है। भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण? तो गांधी जी को कितनी बार गिरफ्तार किया गया और सब नेताओं को कितनी बार गिरफ्तार किया गया? तो ऐसा कारण नहीं था। बांटो और राज करो की नीति कार्य, ये सबसे बेस्ट आंसर है और यही आंसर था। यही कारण है जिसके कारण अंग्रेज इतने लंबे समय तक रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कांग्रेस बन रही थी तो जो है सर सैयद अहमद खान को लड़ा दिया उनसे। और जब कांग्रेस मजबूत होने लगी तो फिर मुस्लिम लीग बना दिया। तो इस तरीके से बांटो और राज करो की नीति से अंग्रेजों ने इतने लंबे समय तक टिके रहे, नहीं बहुत पहले ही जा चुके होते। फिर अब प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? तो रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का बहुत बुरा हाल हुआ, पूरी सत्ता की नींव भारत में हिल गई। और फिर ये फैसला किया गया कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाएगा। और फिर उसी में एक कानून आया 1858 का अधिनियम। और फिर उसी के तहत जो है
महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई, डिक्लेरेशन जारी किया गया 1 नवंबर 1858 को। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो उद्घोषणा था, इसको पढ़कर किसने सुनाया था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने। अब महारानी तो यहाँ आएंगी नहीं, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो ये वायसराय नियुक्त किए गए थे, उस समय ये गवर्नर जनरल थे, लेकिन फिर 1858 से 62 तक ये भारत के पहले वायसराय रहे। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, और आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। और ये कहाँ पे इन्होंने पढ़कर सुनाया था? तो ध्यान रखिएगा, जो है अल्फ्रेड पार्क, और कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। फिर है राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। कौन से कथन सही है इसमें? तो ये सही है, बिल्कुल सही है। जो है आधुनिक भारत का इनको पिता भी कहा जाता है, तो आधुनिक भारत के पिता कहे जाते, तो नवीन शिक्षा के तो अग्रणी रहेंगे ही रहेंगे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो भी इन्हीं का नारा था, वेदों की ओर लौटो इन्हीं का नारा था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, कब लिया था? 1893 में। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? तो अनऑफिशियल एंड जो है एम्बेसडर किसको बोला जाता है भारत का इंग्लैंड में? तो अनऑफिशियल एम्बेसडर बोला जाता है, अनआधिकारिक दूत बोला जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। 1865 से ही लगभग ये इंग्लैंड में भारतीय राजनीतिक हितों के लिए काम कर रहे थे, प्रयासरत थे। 1892 से 95 के बीच में फिन्सबरी सेंट्रल नाम की कंस्टिट्यूंसी पड़ती थी वहाँ पे, तो वहाँ से ये सांसद भी चुने गए थे 3 साल के लिए। तो 1892 से 95 के बीच में लिबरल पार्टी के टिकट पर ये सांसद भी चुने गए थे। तो भारतीय हितों को लगातार उठा रहे थे, तो इसीलिए इनको अनाधिकारिक दूत बोला गया था। अनाधिकारिक किस लिए? क्योंकि इनको आधिकारिक रूप से तो भेजा नहीं गया था, ये अपने मन से गए थे। फिर है प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो गुलामी का चार्टर बताया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट और दिया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ऐसी कार हमको दी गई है जिसमें बहुत सारे ब्रेक हैं, ब्रेक पे ब्रेक हैं, लेकिन इंजन ही नहीं है। अब ऐसे कार का हम क्या करें? तो यही स्टेटमेंट था कि ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी भारत सरकार अधिनियम 1935 को एक्सप्लेन करते हुए नेहरू जी ने कहा था। बाकी गुलामी का चार्टर भी बताया था। आगे बढ़ते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगले सेट पे चलते हैं, और बाकी आप जो ये प्रश्न देख पा रहे हैं ये सब आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार जो हिंदी इंग्लिश के हैं। जिनको डर लग रहा हो तो बिल्कुल पढ़ लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कई बार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। बाकी आपको 8 नंबर लाने हैं, आराम से आ जाएंगे। बाकी लास्ट टाइम के लिए हम गाइड भी कर देंगे, उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। और बाकी आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं आपको प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, आप सारे वहाँ पे पेपर सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत आसान शब्दों में। अब बात करते हैं अगले सेट पर। पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दिन आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1884 को, 1884 को। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता दें कि पीआरटी वाले हों, चाहे 6 से 8 वाले मॉडर्न हिस्ट्री वाले हों, या जीएस वाले हों, चाहे 9 से 10 हो, चाहे पीजीटी मॉडर्न हिस्ट्री वाले हों, सब में मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबका लेवल सेम है। पीआरटी में भी सेम है, 6 से 8 में भी सेम है, 9 से 10 में भी सेम है, पीजीटी में भी सेम है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए सभी लोग इन प्रश्नों को बहुत ही सीरियसली देखें, आपके बहुत काम के हैं। मद्रास महाजन सभा की बात करें, बाकी हम समय निकाल के आपके लिए TRE 1 और TRE 2 में जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था पीजीटी का टीजीटी तक का तो हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया है। पीजीटी का जो पेपर हुआ था हम उसके प्रश्न आपको करा देंगे, तो आप आराम से उतने प्रश्न आपके लिए पर्याप्त हैं। बाकी जो आपको क्विज के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है उसको बेहतर करते हुए क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके। तो ध्यान रखिएगा, चैनल पे जाइए, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में क्विज है, और कम्युनिटी सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। अच्छे से पढ़ के सॉल्व कीजिए, स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। साथ में चैनल इस शॉर्ट्स के माध्यम से आपको तैयारी कराई जा रही है, 15 से 20 नंबर तक आप इन शॉर्ट्स के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ, बहुत अच्छे टॉपिक्स रखे गए हैं। बाकी आप कमेंट करके बता भी सकते हैं अगर आपको कुछ नया टॉपिक चाहिए एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट हो। फिर है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई 1884 को। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की किसके नेतृत्व में? तो फिरोज शाह मेहता जी के नेतृत्व में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? तो MB राघवाचारी, इसके अलावा जी सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू, ये लोग थे मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों में से। फिर है भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन, ये स्टार्ट किया था EB रामास्वामी नायकर। EB
रामास्वामी नायकार, ईवी रामास्वामी नायकार, और इनको प्यार जो है पेरियार के नाम से भी फेमस थे, तो पेरियार के नाम से भी फेमस थे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने 1925 में स्टार्ट किया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्योतिबा फूले जी की बारे में बात करें तो सत्यशोधक समाज स्थापना किया था 1873 में। साथ में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, महत्वपूर्ण है जो। आगे बढ़ते हैं, बाकी हम भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आपको एक पूरा शॉर्ट्स दे देंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है, किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। पीछे भी आपने देखा भारत भारतीयों के लिए वहाँ दिया गया था, यहाँ इंडिया फॉर इंडियंस इंग्लिश में दे दिया गया, बाकी सेम है सब। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940, डेट याद रख लीजिए। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। तीसरा दिवस आपको कौन सा याद रखना है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तीनों दिवस पूछे गए हैं बीपीएससी तैयारी में। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, ये कब मनाया था? ये मनाया था 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में, तो ध्यान दीजिए प्रीमियर के रूप में किसने किया था? 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा जी ने। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ का जो विकल्प है, जो आयोग ने आंसर माना था इस प्रश्न का, तो यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक माना था। और अभी आपने ऊपर एक प्रश्न देखा था जहाँ पे पटना भी लिया गया था, तो उस सेंस में जो है यहाँ पे और संयुक्त रूप से बात किया जा रहा, तो यहाँ पे तब ये प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक माना गया है। और हालांकि ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। और बाबू कुंवर सिंह, वैसे हम बात करें किस स्थान से संबंधित हैं, तो आंसर आरा होता है, ये भी आपको पता है अच्छे से, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आरा यहाँ पे जो है बेस्ट आंसर है, लेकिन आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक माना गया है। और अभी आपने ऊपर एक प्रश्न देखा था जहाँ पे आपको पटना भी दिया गया था साथ में, तो साथ में तो सब चल जाता है लेकिन अकेले नहीं चल पाता है, तो ये बात है। बाकी बाबू कुंवर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, तो ज़्यादा बेस्ट आंसर आरा होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण है सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने जो है बहुत खास बात है कि इसमें इन्होंने जो है स्वराज के बारे में भी बातें की हैं। तो स्वराज के बारे में, स्वराज का टर्म इन्होंने यहाँ पे उठाया था, तो स्वराज का टर्म भी किसने दिया है? ऐसा माना जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की इस बुक से निकला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1930 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और कब हुआ था? 1885 में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी जी थे। और इसके महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे इसके संस्थापक, जनरल सेक्रेटरी या महासचिव कौन थे? तो इसके संस्थापक, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। तो ये ध्यान रखिएगा। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब अगले सेट पे चलते हैं। बाकी ये सब आप हिंदी इंग्लिश के जो प्रश्न हैं ये सब आप देख लीजिएगा, और काफ़ी आपको काम भी आ जाएंगे ये, और ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं। और कितना भी कठिन पेपर आपको आयोग बना दे, हमेशा ध्यान रखिए अगर कठिन पेपर आया तो सभी के लिए आता है, अगर आसान पेपर आया तो सभी के लिए आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। NCERTs को अच्छे से पढ़ते रहिए। और अब पूरी NCERT पढ़ने की बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको बताई गई आप उतना ही ध्यान दीजिए, उतना ही पढ़िए, एक्स्ट्रा नहीं पढ़िए। और नई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको 10 से 11 तक आपकी क्लासेस कंप्लीट कर दी जाएंगी। उसके बाद आप जो है आपके डिमांड पे जैसा आपको टॉपिक वगैरह जो भी चाहिए होगा उस पर हम क्लासेस लेके आएंगे। बाकी मैथ की क्लासेस आपकी लगातार चलती रहेंगी। उसके बाद फिर निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो ये हमने आपको विद सोर्स आपको शॉर्ट्स में कराया भी है। तो यहाँ पे मौलवी मोहम्मद हुसैन भी थे, मौलवी अहमदुल्ला भी थे, M बैजुल हक भी थे। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। और उस समय पटना के आयुक्त थे विलियम टेलर, और उन्हीं की खुराफात थी। इन लोगों को बुलाया चाय पीने के बहाने विलियम टेलर ने, और गिरफ्तार करवा लिया, नज़रबंद करवा लिया। आगे बढ़ते हैं। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई मौलवी पीर अली खान ने की थी। तो मौलवी पीर अली खान या मौलवी पीर अली या सिंपली पीर अली दे दे तो बात एक ही है नाम में। तो 1857 के विद्रोह की जो है इन्होंने अगुवाई की थी। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग
किसकी अध्यक्षता में हुआ था, गठन कब जो है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग को हम फजल अली आयोग भी बोलते हैं, तो ये किसकी अध्यक्षता में होता है, सर फजल अली। और उसके अलावा जो है एच एन कुंजरू अन्य तीन सदस्यीय था राज्य पुनर्गठन आयोग में, 3 मेंबर्स थे, सर फजल अली अध्यक्ष थे, एच एन कुंजरू थे और के एम पनिक्कर। तो के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू अन्य सदस्य थे, 3 लोगों का ये था दल। फिर है बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र हुआ था ये हुआ था बांकीपुर में। तो बांकीपुर बेस्ट है, कई बार पटना भी मान लेता है लेकिन बांकीपुर बेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा बांकीपुर सबसे सूटेबल आंसर है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब हुआ था, 1912 में। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आर एन मुधोलकर जी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और यही 2 अधिवेशन है बिहार में, 1912 और 1922 का, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। और मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए कौन जो है हीरो कौन थे इसके, तो मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करें तो इसके जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली थी गिरफ्तार होने से बचने के लिए, और खुदीराम बोस जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारतीय थे, ये भी ध्यान रखिएगा। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था, तो ये प्रश्न आपने आज बीपीएससी प्री में भी देखा है। तो जितने भी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण थे आज हमने बीपीएससी प्री से आपको करा दिए हैं। कम से कम 500-550 प्रश्न थे, हमने आपको 200 प्रश्न पे लाए हैं। तो आपके फ़ायदे के लिए हम सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें चैनल को। फिर यहाँ पे तो चौकीदारी कर की बात करें तो चुकाने से कहाँ मना कर दिया गया था, तो ये किया गया था बिहार में, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था जब नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 1930 में। और ये कहाँ पे एक्टिव था, तो सारण, मुंगेर और भागलपुर, मुख्यतः सारण और भागलपुर ज़िले में चौकीदारी कर ना चुकाने का फैसला किया गया था लोगों के द्वारा। भागलपुर में नेतृत्व किसने प्रदान किया था एंटी चौकीदारी मूवमेंट का, तो महादेवलाल सराफ जी ने, ये पूछा जाता बार बार। तो महादेवलाल सराफ ने भागलपुर में जो है नेतृत्व प्रदान किया था। और इसके अलावा चंपारण में ध्यान रखिएगा बिपिन बिहारी वर्मा, तो बिपिन बिहारी वर्मा ने नेतृत्व प्रदान किया था जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह का। तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था चंपारण में, बिपिन बिहारी वर्मा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन आहार आंदोलन से संबंधित था, तो ये आहार आंदोलन का प्रश्न इस बार पीआरटी 15 मार्च में भी पूछा गया था, तो आप लिंक देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर में ऐसे पढ़ के जाते आहार आंदोलन तो आपको वो प्रश्न गलत कभी नहीं होता, बाकी उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ आपसे। तो आहार आंदोलन से संबंधित है यहाँ पे हसन इमाम, बाकी बदरुद्दीन तैयब जी बहुत पुराने कांग्रेसी नेता थे, इससे संबंधित नहीं थे। आहार आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1910 में, किसके नेतृत्व में, तो मौलाना मोहम्मद अली और हसन इमाम ये लोग थे साथ में। तो मौलाना मोहम्मद अली और हसन इमाम जैसे लोगों के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, और 1910 से स्टार्ट हुआ था। और ये किस लिए स्टार्ट हुआ था, तो जो सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ मूवमेंट था, तो अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में, अलीगढ़ आंदोलन जो है ये ब्रिटिश सरकार के ज़्यादा करीब था, ब्रिटिश सरकार के लॉयल थे काफ़ी ये, तो इसका विरोध भी करते थे ये लोग। तो आरआर आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में पैदा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। फिर गदर पार्टी से प्रभावित होकर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चिश्ती खान और डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था, तो गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान और डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। आप कमेंट करके बताइए कि किस वर्ष ये विद्रोह किया गया था चिश्ती खान और डुंडे खान ने। आगे बढ़ते हैं, अगले सेट पे चलते हैं। और आप इन सभी लोग पीआरटी से लेकर सभी लोग ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा सॉल्व, और मैथ की प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे ऐसे सवाल आपसे, जैसे पीआरटी की बात करें, जैसे ये सवाल देखिए, तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। आइए चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अगले सेट पर। अब प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था, तो पूर्ण स्वराज का जो सिद्धांत था किस अधिवेशन में गृहीत हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे अध्यक्ष 1929 लाहौर अधिवेशन के। कहाँ पे हुआ था, तो रावी नदी के तट पर हुआ था, और रावी नदी के तट पे झंडा भी फहराया गया था। साथ में 2 जनवरी 1930 को फैसला लिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो
पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। तो और बाद में ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, ये बाद में उद्देश्य बना था। तो यहाँ प्रारंभिक उद्देश्य पूछा गया तो सिख धर्म को परिष्कृत करना। अगर पूछता बाद का उद्देश्य क्या था तो आंसर हो जाएगा पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। तो ध्यान रखिएगा और आप कमेंट करके बताइए, आज आपको पढ़ाया भी गया है कूका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे और मुख्य इसके व्यक्ति कौन थे इससे जुड़े हुए। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? तो ये तो आपको प्रश्न रट ही गया होगा, बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर ने जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। फिर है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण ये घटित हुआ था बिहार और बंगाल में। और आप कमेंट करके बताइए कि किस घटना की यहाँ पे बात की जा रही है, संगठित असहयोग की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग था? तो 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में क्या था? खाद्य एवं कृषि विभाग। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास में था। गृह मंत्रालय पटेल जी के पास में था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने अनुग्रह किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ला जी ने। साथ में गए थे ब्रजकिशोर प्रसाद, लेकिन राजकुमार शुक्ला नहीं, सब कुछ अनुग्रह वगैरह सब कुछ इन्होंने किया था। बस ब्रजकिशोर प्रसाद इतना ही जानिए कि इनके साथ में गए थे। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? तो अभी हमने ऊपर बात किया था 22 दिसंबर 1939। 3 दिवस हैं इससे रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 17 अक्टूबर 1940 को क्या हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का आज प्रश्न हमने आपको कराया था, तो वहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, तो ध्यान रखिएगा। पवनार एक जगह है महाराष्ट्र में, पवनार एक जगह है महाराष्ट्र में, और पवनार महाराष्ट्र से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्टार्ट हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। किसके साथ में? तो विनोबा भावे जी की गिरफ्तारी के साथ में। तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे पवनार महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो पवनार महाराष्ट्र। मैं फिर से यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, पवनार महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी पहले दूसरे तीसरे सत्याग्रही आपको पता ही है। तो मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ ये महात्मा गांधी जी ने शिलान्यास किया था। और आप कमेंट करके बताइए किस डेट में इसको किया गया था और कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में स्थापना किया गया था इनका, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सेट पे चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इन प्रश्नों को जो भी करके जाएंगे उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। अब आते हैं आगे के प्रश्नों पर। प्रश्न है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो नव भारत के पैगंबर कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय जी। इनके बारे में हमने कई सारे नाम देखे हैं, आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के पिता, नव भारत के पैगंबर, तो ये सब नाम इन्हीं को दिए जाते हैं। फिर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और आनंद मठ जो इनका उपन्यास था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का या बंकिम चंद्र चटर्जी का, तो इसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह की बात की थी 1773 से 1800। और इसी में जो है आपको पता है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये भी यहीं से लिया गया, तो वंदे मातरम भी यहीं से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष क्या है? 1906। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने भारत में अभिनव भारत का स्थापना किया था, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी 1904 में। और 1899 में इन्होंने मित्र मेला स्टार्ट किया था। मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत बन गई, तो मित्र मेला ही अभिनव भारत था, अभिनव भारत ही मित्र मेला था। तो मित्र मेला 1899 में प्रारंभ किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। 1904 में अभिनव भारत समाज की, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। और फिर 1906 में लंदन में भी जो है 1906 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया परीक्षा में, सैन फ्रांसिस्को। और हमेशा ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, आप जितना प्रिपेयर करके जाएंगे उतना आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। तो हमने आपको एकलव्य सीरीज में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए सभी लोग पीआरटी के लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, पीजीटी तक के लिए भी जितने भी हैं आपको सब करके जाने, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट के हिसाब से जीएस और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हैं, वही चीज़ पीआरटी के लिए भी है। अब यहाँ पे बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना में संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जी, लाला हरदयाल जी थे।
और बात करें संस्थापक अध्यक्ष की तो यहाँ पे आंसर बदल जाएगा। संस्थापक अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा, यानी स्थापना हुई तो संस्थापक सदस्यों में भी थे और अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे संस्थापक अध्यक्ष? सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। और जब अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन थे और दोनों ऑप्शंस में है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, तो दोनों आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और इनका अखबार था गदर। गदर अखबार था, उर्दू में छपता था स्टार्टिंग में, बाद में अन्य भाषाओं में आने लगा। फिर अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो बिरसा मुंडा द्वारा कमांडर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया था? तो यहाँ जो वर्ड है नियुक्त, तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिबेट है। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि जो है, इतिहासकारों का मानना है कि बिरसा मुंडा ने जो है, मतलब ये थे, ये कमांडर थे। गया मुंडा करके एक व्यक्ति थे, गया मुंडा कौन थे? तो गया मुंडा जो है कमांडर थे, लेकिन नियुक्त करने की बात आती है तो कई लोग मानते हैं कि नियुक्त नहीं किए गए थे, बस कमांडर माने जाते हैं। तो ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि आपको विकल्प जो है गया मुंडा यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पे आंसर माना आयोग ने, वो क्या माना है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं आयोग ने आंसर माना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, और आयोग ने भी यहाँ पे प्रश्न का आंसर क्या माना है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा गया क्या गया? नियुक्त किया गया। तो बिरसा मुंडा ने किसी को कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया गया था, तो ध्यान रखिए। और गया मुंडा 1900 में एक्टिव थे और 1900 में जो है गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। बिरसा मुंडा भी 1900 में ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बिरसा मुंडा ने नियुक्त नहीं किया था, ये माने जाते हैं कि कमांडर थे बिरसा मुंडा के, लेकिन नियुक्त करने की बात यहाँ पे पूछा जा रहा है। और आयोग ने इस प्रश्न का जो आंसर माना उपयुक्त में से कोई नहीं है। जब आयोग ने माना है तो आप भी मान जाइए, ठीक है। अब गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त करने की जब बात आएगी, ये अगर प्रश्न आता तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं आपको लगाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप हमसे आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन आयोग से आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप आयोग के सामने मजबूर हैं। बाकी आपने आपको जितना एक्सप्लेनेशन था बता दिया। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न अपॉइंट करने की बात आती है, तो अपॉइंटमेंट अलग चीज़ होता है, एक प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं है जहाँ से पता चल सके कि जो है बिरसा मुंडा ने गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। अगर किया होता तो कोई कुछ ना कुछ इतिहास में ऐसी घटना मिल जाती, लेकिन ऐसी कोई घटना मिलती नहीं है। तो शायद इसीलिए बीपीएससी ने यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं माना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में पूरन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। फिर जयप्रकाश नारायण जी ने 1934 में बिहार कांग्रेस लगा दीजिए, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पटना में किया था, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पटना में था, और इसका गठन जो है कब हुआ था? तो 1908 में। और आपको अध्यक्ष बताना है कमेंट करके, हमने आपको पढ़ाया भी है कि 1908 में अध्यक्ष कौन थे इसके। फिर प्रश्न 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिन सैन्याल जी। प्रश्न देखिए रिपीट हुआ, ये TRE 1 का प्रश्न था, इससे पहले आप TRE 2 में देखे थे। तो प्रश्न घूमते रहते हैं इधर से उधर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 15 मार्च वाले पेपर को देख लेते हैं, जो आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे। पहला है 1857 के, ये 15 मार्च का पेपर है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो हमने आपको आज बताया भी था कि मुगल सम्राट को अपना क्या घोषित किया इन्होंने? पेशवा घोषित किया था। और इसके अलावा नाना साहेब कानपुर में विद्रोह के नेता थे, नाना साहेब कानपुर में विद्रोह के नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे। और हमने आपसे बताया था कि इनके कमांडर इन चीफ कौन थे? कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे जी थे। और इनके सलाहकार कौन थे? तैजूमुल्ला खान थे। आगे बढ़ते हैं। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी? तो लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या की थी जो है चापेकर बंधुओं ने, और चापेकर बंधुओं के नाम थे दामोदर चापेकर करके और बालकृष्ण चापेकर करके थे। तो दामोदर और बालकृष्ण यहाँ दोनों आंसर है, तो आंसर सी है इस प्रश्न का। और इनको चापेकर बंधु भी कहा जाता है। हमने आपको पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में पढ़ाया भी है, जो आपको मैराथन क्लास पहली वाली ले गई थी एकलव्य सीरीज में, वो मॉडर्न हिस्ट्री की थी, तो हाँ आपको बताया भी गया है। और ये कब हुआ था घटना? 1897। आगे बढ़ते हैं। मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विली की हत्या की थी, तो कर्नल वाइली की हत्या की थी लंदन में। आगे बढ़ते हैं। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारे एवं एकता दर्शाने के लिए गोल्डन टेम्पल की 7 चाबियाँ सौंपी गई थी? तो गोल्डन टेम्पल की चाबियाँ सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचलू जी को। सैफुद्दीन किचलू जो है
जो है कांग्रेसी नेता थे, पंजाब के महत्वपूर्ण नेता थे, और ये वही नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया था 1919 में। और इनके गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जब लोग इकट्ठा हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जालियांवाला बाग में, तो जो है जालियांवाला बाग नरसंहार करा दिया था जनरल ओ डायर ने। तो ध्यान रखिएगा, तो जनरल डायर ने जो है घटना करवा दिया था पूरा। तो इन्हीं की गिरफ्तारी का मामला चल रहा था वहाँ पे, और इनको जो है भाईचारा एवं एकता दर्शाने के लिए गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर की चाबियाँ दी गई थी, सौंपी गई थी भाईचारा दिखाने के लिए। फिर अगला प्रश्न, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया था? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट, अनंतिम सरकार या अंतरिम सरकार। तो 21 अक्टूबर 1943, आपको डेट भी याद रखना है, और कहाँ पे किया था? सिंगापुर में किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड है ये। आगे बढ़ते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री का ध्यान रखिए, जितना हमने आपको पढ़ाया सभी लोगों के लिए, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के लिए कह रहे हैं, आपको जितना पढ़ाया गया है वहीं से आपको मिल जाएगा। बाकी क्विज के माध्यम से हम आपको हर संभव तरीके से प्रयास करने का, कवर करने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो आप क्विज के क्वेश्चंस जरूर से जाके अटेम्प्ट करें। और अभी तक लगभग 400 क्वेश्चन हो चुके हैं, और वो 400 क्वेश्चन में से जो है कौन से 50-60 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प कर जाएंगे वो हमें भी नहीं मालूम है। तो आप जाके उन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, सीरियसली लें उसको। फिर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? तो महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पे आंसर है न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। ये हमने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है। न्यू कैसल से डरबन, और डरबन से ट्रांसवाल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसलिए ये आंसर अधूरा है। तो न्यू कैसल से डरबन, और डरबन से ट्रांसवाल, ये पूरा था। और कब हुआ था ये घटना? तो 1913 में। एक काला कानून लेके आए थे वहाँ की ब्रिटिश सरकार, उसी के विरोध में गांधी जी ने तगड़ी यात्रा की थी, काफ़ी हजारों लोग इनके साथ में थे। फिर है अगला प्रश्न, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, अब यहाँ पे हम आपको एलिमिनेशन का टेक्निक बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। बगान श्रमिकों की शादी करने की अनुमति नहीं थी, बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बगान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। जब कभी ऐसा प्रश्न है जो आपने सुना ही ना हो, पढ़ा ही ना हो, तब क्या करना चाहिए? ये दोनों ऑप्शन अभी हटा दीजिए, अभी इसको नहीं सोचना है। अब 3 ऑप्शन में देखिए, प्रश्न है भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने क्या निर्धारित किया था 1859 के? तो बगान श्रमिकों की शादी की बात है कि अनुमति नहीं देंगे। बगान श्रमिकों की बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। तो बगान श्रमिक कहाँ होते हैं? तो आप कहेंगे बगानों में होंगे, तो जंगल का मामला तो होगा नहीं, तो ये तो था नहीं। फिर बगान श्रमिकों की शादी करने के लिए अनुमति नहीं थी, तो शादी करने के लिए क्यों रोकेंगे किसी को? इतने तो बेवकूफ़ होंगे नहीं अंग्रेज। तो बगान श्रमिकों के बिना अनुमति चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है एलिमिनेशन का, तब जब हमें आंसर नहीं पता होता है। और कभी भी एलिमिनेशन जब आप लगाइए तो पहले आप जैसे भी 5 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन को होल्ड करिए। अगर आपको यहाँ तीनों में सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ ये ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, तो उस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं। अब जैसे हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जब भी हमें नहीं पता होता तो नन ऑफ दीज नहीं लगाते हैं, नन ऑफ दीज बिल्कुल नहीं लगाते हैं। कारण होता है कि जब हमें नहीं पता है तो क्या ज़रूरी है कि नन ऑफ दीज ही होगा, तो ये चीज़ है। बाकी हम 1-2 क्लास लेके आपको बता देंगे कि कैसे प्रश्नों को होल्ड करना है, कैसे हैंडल करना है। और हमेशा ध्यान रखिए 5 ऑप्शंस आपको बराबर पढ़ने होते हैं। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1906 में। आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। जो है अब यहाँ पे प्रश्न आ जाते हैं ज्योग्राफी के। अब चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हो गए, तो हम यहीं से जो है ज्योग्राफी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहले आपको 15 मार्च के प्रश्न दिखा देते हैं। प्रश्न है बोल्टेरो हिमनद कहाँ पे स्थित है? तो हिमनदों की बात करें तो काराकोरम श्रेणी में महत्वपूर्ण हिमनद हैं, 4-5 हैं। हमने आपको इससे पहले भी बताया क्लासेस में, जैसे बियाफो ग्लेशियर है, बोल्टेरो ग्लेशियर है। इसके अलावा जो है सियाचिन ग्लेशियर भी इसी में है, सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम में स्थित है। तो जो हिमनद है ये काराकोरम में स्थित है। बात करें तो जो ये काराकोरम झांसकर है, तो ये किसके पार्ट हैं? तो ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? तो जो हिमालय है उससे अलग है, हिमालय से परे हैं, इसीलिए इनका नाम ही ट्रांस है, या पार हिमालय भी इनको बोला जाता है। और ट्रांस हिमालय में जो है कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे उत्तर में है काराकोरम, काराकोरम के बाद आता है लद्दाख, और लद्दाख के बाद आता है झांसकर। तो 3 पर्वत श्रेणियाँ इधर हैं, और फिर पूर्व में आते हैं तो कैलाश मानसरोवर वाली। तो कैलाश पर्वत श्रेणी काराकोरम के पूर्व में, ये चारों श्रेणियाँ जो हैं किसका भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। बात करें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है K2, माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे स्थित है? काराकोरम में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हिमालय में अगर बात करेंगे, जो
ट्रांस हिमालय को छोड़ दें तो हिमालय में अगर आप जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो कंचनजंगा हो जाती है, कंचनजंगा हो जाती है जब केवल हिमालय की बात करेंगे। लेकिन जब पूरे भारत को ले लेते हैं तो K2 आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही है। या अरावली से घिरा हुआ है, या दक्कन पठार का भाग है, इसके पश्चिमी भाग में मलवा पठार है। तो यहाँ पे जो विकल्प हैं ये सभी सही दिए गए हैं। तो केंद्रीय उच्च भूमि जो है, केंद्रीय उच्च भूमि यहाँ पे देखिए सेंट्रल हाईलैंड्स, मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा लेता है ये सेंट्रल हाईलैंड्स, और इसके पश्चिम में है अरावली पर्वत श्रेणी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी पश्चिम में है, बिल्कुल सही बात है। और ये दक्कन पठार से घिरा हुआ है, दक्कन पठार से घिरा हुआ है एक तरफ, तो ये ध्यान रखिएगा। और नर्मदा नदी जो है इसी सेंट्रल हाईलैंड से होके बहती है। किसके किसके बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो एक तरफ विंध्य पर्वत, एक तरफ सतपुड़ा पर्वत। आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न पे आते हैं वापस। और यहाँ पे प्रश्न था केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में कौन सा सही है। तो अरावली से घिरा, तो ये सही है। फिर है इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी भाग इसका मालवा पठार है, मालवा पठार के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, ए और सी सही है। और दक्कन पठार के जो है दक्कन पठार से अलग होता है ये, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय उच्च भूमि के जो है नीचे आता है दक्कन पठार, तो दक्कन पठार का भाग नहीं माना जाता है, केंद्रीय उच्च भूमि अलग है। फिर बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है। तो यहाँ पे उथली झील के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है इस प्रश्न का सुपोषण झील है। सुपोषण झील को ईओट्रॉफिक झील भी बोलते हैं, ईओट्रॉपिक झील, ईओट्रॉफिक लेक बोलते हैं इंग्लिश में। और बात करें जो उथली झील होती हैं, सुपोषण झील जो होती है वो उथली झील का उदाहरण होती है। इसके अलावा लैगून झीलें भी हो सकती हैं, लैगून झीलें भी हो सकती हैं, लेकिन सारी जो यहाँ पे खारी झील है, लेकिन सभी खारी झील तो लैगून झील होती नहीं है। जैसे कि सांभर झील है, सांभर झील तो लैगून है नहीं, चिल्का अलग है, चिल्का लैगून लेक है। तो यहाँ पे इसलिए खारी झील यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा खारी झील यहाँ पे आंसर नहीं होगा। और होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा यूट्रोफिकेशन का, ये इन्वायरमेंट में कॉन्सेप्ट है यूट्रोफिकेशन का। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जो है सुपोषण हो जाता है झील का, झील सुपोषित हो जाती है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं बढ़ जाते हैं, और एक परिणाम स्वरूप जो है जो वहाँ पे जो जैव मास होता है वो बढ़ने लगता है, और फिर उसके बाद जो है झील उथली झील हो जाती है। तो वैसा एक कॉन्सेप्ट वो भी है। और एक हिसाब से यहाँ देखा जाएगा तो इस प्रश्न का जो बेस्ट आंसर जाएगा वो सुपोषण झील जाएगा, और खारी झील नहीं होगा अकेले। तो ध्यान रखिएगा, अगर लैगून होता तो विचार किया जा सकता था, लेकिन लैगून तो है नहीं, खारी झील है। तो खारी झील तो लैगून झील होती नहीं है, लैगून झील खारी होती है, ये बात सही है। लेकिन खारी झील लैगून हो कोई ज़रूरी नहीं है, लैगून झील खारी होती है, ये तय है। तो ये आपका उथली झील का उदाहरण हो जाएगा सुपोषण झील। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चैपैरल के नाम से जाना जाता है। तो चैपैरल बायोम के रूप में भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को बोला जाता है, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को बोला जाता है। और यहाँ पे बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो कैलिफोर्निया में पाया जाता है, यूएसए में कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा जो है सेंट्रल चिली में, मध्य चिली में पाई जाती है, तो सेंट्रल चिली देश में पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन में पाया जाता है, तो और ये ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के जो है पश्चिमी तट पे भी पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना क्या होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान होते हैं, और उष्णकटिबंधीय प्रदेश आप जानते ही हैं, इक्वेटर है, इक्वेटर के जो 23.5 डिग्री का क्षेत्र है ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसके थोड़ा सा पास में जब जाएंगे और तो ये जो क्षेत्र होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है, घास का क्षेत्र होता है। तो जो घास का क्षेत्र होता है इसी को उष्णकटिबंधीय सवाना बोलते हैं। घास का जो मैदान होता है, तो घास का जो क्षेत्र होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय सवाना बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, इक्वेटर है 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ घास के मैदान मिलते हैं, और यही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम सवाना बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय सवाना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे विकल्प दिया गया है कि सुमेलित कीजिए। फॉन है, चिनूक है, मिस्ट्रल है, घाटी हवा है। तो यहाँ पे बात करें फॉन जो है ये चिनूक, सबसे पहले चिनूक के बारे में जानिए। चिनूक को जो है बर्फ़ खाने वाली हवा बोलते हैं, स्नो ईटर बोलते हैं। और ये कहाँ बहती है, तो प्रेरीज क्षेत्र में, प्रेरीज क्षेत्र आपने सुना होगा।
और प्रेरीज घास का जो मैदान है यूएसए और कनाडा में, तो ये जो है रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत के पूर्व में बहते हुए जाती है प्रेरीज की तरफ। तो ये बर्फ़ खाने वाली हवा बोलते हैं, क्योंकि गर्म हवा है और इसके आने से बर्फ़ पिघलने लगती है, इसीलिए इसको बर्फ़ खाने वाली हवा बोलते हैं। तो यहाँ पे बी में आपका ऑप्शन 3 है, और बी में ऑप्शन अगर आप 3 देखते तो आपका एक ही से आंसर हो जाता, प्रश्न का आंसर आपको मिल जाता। यहाँ पे कहीं है ही नहीं, यहाँ कहीं है नहीं, तो आपको एक ही से आपको ऑप्शन मिल जाता। तो एक तरीका हम आपको यहाँ ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको एक चीज़ के बारे में क्लियर कट पता हो और ऐसे मैच करने को दिया गया हो, तो आप जो आपको आंसर पता हो श्योर आप यहाँ मैच कर लीजिए। जैसे बी में 3 होना चाहिए, बी में 1 नहीं होगा, बी में 2 नहीं है, यानी बी आंसर हो सकता है। तब इसको देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। अब ए में 4 देख लेते हैं। फॉन तो गर्म स्थानीय हवा है, तो ये भी सही है। और ये कहाँ पे बहती है, तो ये जो है स्विट्जरलैंड में बहती है, स्विट्जरलैंड क्षेत्र में। मिस्ट्रल है, तो मिस्ट्रल की बात करें तो मिस्ट्रल जो है ये ठंडी हवा है, मिस्ट्रल ठंडी हवा है। फिर जो है घाटी हवा, तो घाटी हवा दैनिक हवा के अंतर्गत आती है, ये रोज की प्रक्रिया होती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 4 3 2 1। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। टफ किससे संबंधित है, तो टफ की बात करें तो टफ जो है ये ज्वालामुखी राख से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा टफ होता क्या है, तो ये भी समझ लीजिए। जो टफ होता है तो ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। और ज्वालामुखी उद्गार जो होता है वो समय के साथ में जो है वो संपीड़ित हो जाता है, संपीड़न का उस पर प्रक्रिया चलता है, संपीड़ित हो जाता है, और संपीड़ित होकर वो जो है सेल बन जाता है, चक्र जो है चट्टान बन जाता है। और उसी चट्टान को या उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, टफ बोलते हैं। तो टफ किससे संबंधित है, ज्वालामुखी राख से। ज्वालामुखी राख जो है इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, जहाँ पे भी है संपीड़न बल से वो जो है चट्टानों का रूप ले लेगा, सेल का रूप लेगा, उसी को टफ बोलते हैं। तो टफ किससे संबंधित हो जाएगा, ज्वालामुखी राख से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अनधिवासी बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है, तो अनधिवासी बस्तियों को ध्यान रखिए मड़ई नगर के नाम से जाना जाता है। मड़ई नगर के नाम से जाना जाता है अनधिवासी बस्ती। अनौपचारिक बस्ती का उदाहरण यहाँ पे क्या होता है, तो स्लम्स। जो स्लम्स होते हैं इनको हम अनौपचारिक बस्ती कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और मड़ई नगर इसका आंसर है। अनधिवासी बस्तियाँ जहाँ पे अधिवासी मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हों, अनधिवासी मतलब जहाँ लोग नहीं रहते हों, बहुत कम लोग रहते हों, और ऐसे जगह पे कोई लोग रहते हैं तो वो उनको मड़ई नगर बोलते हैं। जनरली गांव से बाहर का क्षेत्र होता है। तो अनधिवासी बस्तियाँ आपको समझ में आ गया, मड़ई नगर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं, तो मरुद्भिद नाम से ध्यान देख लीजिए, मरु वर्ड है, मरु किसके लिए यूज़ होता है, मरुस्थल के लिए। तो आप आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन। देखिए यहाँ दिमाग भी नहीं लगाना था, सिंपल से मैच कर लीजिए, मरुद्भिद तो मरुस्थलीय वन। तो कुछ आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको कई तरीके से प्रश्नों को हैंडल करना रहता है। प्रश्न है जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः कितनी ऊंचाई पर होते हैं, तो जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः कितनी ऊंचाई पर होते हैं, तो जियो स्टेशनरी जो उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई होती है 35,786 किलोमीटर, 35,786 किलोमीटर। अब 35,786 किलोमीटर को अनुमानतः 35,000 तो मान नहीं सकते, और इसको कितना मानते हैं 36,000। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न 36,000 भी दिया गया, उसको सही माना गया है। और कारण क्या है कि 35,786 को जब आप राउंड फिगर करेंगे तो 36,000 बनता है, ये भी बात फैक्ट सही है। तो यहाँ पे आंसर हमारे हिसाब से नन ऑफ दीज होना चाहिए। कई लोगों ने आंसर 35,000 भी बताया, लेकिन यहाँ पे अनुमानता मतलब लगभग पूछ रहा है, तो 35,786 को 35,000 नहीं मान सकते हैं, 36,000 मानते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अब वो आयोग जो आंसर मानता तब उस पर कुछ क्लियरिटी भी होती, लेकिन वैसे 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी उपग्रह लगाया जाता है। प्रश्न है किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, तो यहाँ पे बात करें तो I²R, तो P बराबर पावर बराबर I²R, ये होता है फार्मूला। पावर बराबर I भी होता है, और IR² नहीं होता, तो IR² इसका फार्मूला नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा C, 64 का C हो जाएगा। और सिंपल सा फार्मूला होता है P बराबर I²R, आप वहाँ पे वैल्यू रख लीजिए तो आपको BI भी मिल जाता है, लेकिन IR² नहीं मिलता है, तो ये फार्मूला नहीं होता है। साबुन उद्योग का उपजात क्या है, तो साबुन उद्योग का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये होता है ग्लिसरॉल। तो ध्यान रखिएगा ग्लिसरॉल होता है। बढ़िया सवाल है ये। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो प्रतिदीप्त ट्यूब में ध्यान रखिएगा मरकरी वेपर और जो है आर्गन का, तो मरकरी वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो रक्त में बात करें तो यहाँ पे तरल माध्यम पूछा गया है, तरल माध्यम। और तरल माध्यम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को जो है तरल माध्यम बोलते हैं रक्त का। और ये लगभग इसमें 92% जल होता है, प्लाज्मा में 92% जल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका पीएच मान कितना हो? तो 7.4 इसका पीएच मान होता है। तो रक्त में कौन सा तरल माध्यम हो गया? तो ये हो गया जो है प्लाज्मा। तो ध्यान रखिएगा ब्लड प्लाज्मा। और पीएच मान इसका 7.4 होता है, यानी ये क्षारीय होता है ब्लड। आगे बढ़ते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो पाचन के बाद प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स में, अमीनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं। आसान प्रश्न है ये भी। पेप्सिन जो है एंजाइम होता है, इससे रिलेटेड होता है प्रोटीन के पाचन से। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? तो हमने आपको बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं? ओजोन परत का क्षरण करते हैं। तो ओजोन परत का जब क्षरण करते हैं तो जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निर्मुक्त होंगे वातावरण में तो क्या नुकसान करेंगे? ओजोन मॉलिक्यूल्स को नुकसान करेंगे, ओजोन मॉलिक्यूल्स को विनिष्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल था और प्रश्न आसान था, बस आपको रिलेट करना था उससे। तो ओजोन परत, तो ओजोन लेयर, ओजोन के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो ओजोन परत किससे बनी है? तो ओजोन गैस से बनी है। ओजोन गैस में क्या होता है? O3 होता है। तो O3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन्हीं का नुकसान होगा अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा मात्रा में जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो ये प्रश्न आज हमने आपको बताया भी था, हाँ, इन्वायरमेंट की क्लास में। वहाँ पे हमने बताया था, चूँकि इन्वायरमेंट का ही प्रश्न पूछ लिया गया है। और हमने वहाँ पे आपको क्या बताया था कि जो है शैवाल और कवक, ध्यान रखिएगा। शैवाल और कवक बैक्टीरिया भी ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं अपघटक में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है, और अपघटक को हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं इंग्लिश। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपघटक हो जाएगा। अब आते हैं अन्य प्रश्नों पर। ये 15 मार्च का प्रश्न खत्म हो गया। अब बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं हम उन पे आते हैं एक एक करके। अब हम क्रम से जो बचे हुए प्रश्न उनको देख लेते हैं। अब साइंस के प्रश्न हैं यहाँ पे, विज्ञान के। एक बरसाती दिन में, और ये सभी प्रश्न पीआरटी से लेकर पीजीटी के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। जब बरसाती दिन होता है तो जो शुष्क बल्ब तापमापी होता है वो आर्द्र बल्ब जो होगा, आर्द्र बल्ब उस पर बरसाती दिन के कारण जो है आर्द्र बल्ब का जो तापमान होगा वो कम होगा, और शुष्क बल्ब तापमान का जो तापमापी का जो तुलना होगा, माप होगा, वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि बरसाती दिन में जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा दिखता है, और जो वेट होता है, वेट होने की वजह से उसका टेम्परेचर कम होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना गया है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक, तो ऑक्सीजन, आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक माना गया है। आगे बढ़ते हैं। बाकी हमने आपको प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक के बारे में शॉर्ट्स के माध्यम से समझा दिया था। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको हम अपचयन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसको उपचयन कहते हैं। उसी का उल्टा हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है उपचयन अपचयन को जानने का। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो आंसर है अल्फा किरण। और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वहाँ पे आपको गामा किरण भी दिखती है, एक्सरे भी दिखती है। एक्सरे के बारे में भी जानकारी दी जाती है, गामा रे के बारे में भी, लेकिन अल्फा किरण के बारे में वहाँ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। फिर है हाइड्रोजन परमाणु के अन्वय स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो ये n² के समानुपाती होता है। और ऐसे प्रश्न जो है थोड़ा ऊपर लेवल के लिए थे, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 5 प्रश्न आपको परेशान करें उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। जो प्रश्न आपको आते हैं, समझ में आ रहे हैं, वो आप उस पर फोकस कीजिए। सभी प्रश्नों को कोई समझ में आ जाए किसी को, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो एरोबिक श्वसन के दौरान कुल 3 पदों में CO2 का निष्पादन होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। फिर आगे का प्रश्न है, मानव गुर्दे के निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो मानव गुर्दे की
निस्यंदन इकाइयों को क्या बोलते हैं? तो नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानव गुर्दे के निस्यंदन इकाइयों को, यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। टेकेकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, तो टेकेकार्डिया में हृदय गति तेज हो जाती है। तो टेकेकार्डिया में ध्यान रखिएगा हृदय गति तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है, ये करंट का प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको देख लेते हैं एक बार। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है, तो गलत है। अंतरिक्ष मिशन महत्वपूर्ण था। चंद्रयान 3 के साथ भेजेगा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ठीक से काम नहीं किए हैं, तो काम तो किए थे ठीक से। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों में सूची में भारत चौथे स्थान पर थी, तो बात बिल्कुल भी सही है। तो ये बात सही है, चौथे स्थान पर भारत था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत दिए गए, तो आंसर 3 है। फिर ये सब प्रश्न है और एक बार आप इसको देख लीजिएगा, बाकी जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दी जाएंगे। आज़ाद दस्ता की किसने स्थापना की थी? तो आज़ाद दस्ता की किसने स्थापना की थी? आंसर है जयप्रकाश नारायण जी। कब किया था? जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कहाँ किया था? तो बकरी का टापू नामक एक स्थान है, कहाँ पे? नेपाल में, नेपाल के तराई जंगलों में। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर अप्रैल 1930 में। और चंपारण में स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और किसने जो है नेतृत्व प्रदान किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा ने। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, इस प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या दिया गया? मरकली पैमाना। हमने आपको क्विज में भी एक प्रश्न दिया था, तो देने का कारण यही था कि काफ़ी लोगों को यही लगता है कि रिक्टर पैमाना ही, जहाँ भूकंप की बात आएगी वहाँ रिक्टर पैमाना आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब भूकंप की गहनता नापने की बात आती है तो मरकली पैमाना इस्तेमाल करते हैं। तो और ये कैसे करते हैं? तो जो भूकंप का वेग आया होता है, भूकंप का जो असर आया होता है, उसकी गहनता को नापते हैं। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं मरकली पैमाने का। रिक्टर पैमाने से क्या करते हैं? केवल मैग्नीट्यूड पता चलता है हमें। तो मैग्नीट्यूड पता चलता है कि 1 का है, 2 का है, 3 का, 4 का, 5 का, लेकिन गहनता नहीं पता लग पाती है। तो नॉर्मली रिक्टर पैमाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भूकंप की गहनता नापने की बात आएगी तो आंसर मरकली पैमाना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निछालन प्रक्रिया संबंधित है। निछालन, जिसको लीचिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो निछालन प्रक्रिया संबंधित है। तो ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से संबंधित होती है, जैसे मेघालय, जैसे कि पश्चिमी घाट। तो ये सब जो है निछालन प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र हैं। और यहाँ होता क्या है कि निछालन प्रक्रिया से जो मिट्टी का ऊपरी परत होता है वो बह जाता है, तो खनिज और मिट्टी बह जाते हैं। पौधों की जड़ें में जो है दिक्कतें आती हैं, जैसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, नहीं रहते हैं। तो निछालन प्रक्रिया जो है तीनों से संबंधित है, तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। और भारत में कहाँ कहाँ पे? तो मेघालय में प्रश्न पूछा गया है, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा निछालन प्रक्रिया होती है, और साथ में जो है पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में भी होती है। प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा, कॉमन बॉर्डर, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ में है? तो पहली बात तो पाकिस्तान अलग जगह पर स्थित है, बांग्लादेश एकदम अलग जगह पर स्थित है, तो कॉमन बॉर्डर तो है ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ में गुजरात से आइए, गुजरात के ऊपर राजस्थान मिलेगा, राजस्थान बॉर्डर बनाता है। राजस्थान के ऊपर जो है पंजाब मिलेगा, पंजाब के ऊपर जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख। तो ये 5 राज्य है भारत के जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल एक साइड से, फिर दूसरे साइड से जो है असम है, और असम के पहले भी जो है मेघालय पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, और नीचे से जो है त्रिपुरा और साथ में जो है मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम ये भी सीमा बनाते हैं। तो 5 राज्य जो है बनाते हैं बांग्लादेश से, लेकिन कोई भी राज्य यहाँ पे देखिएगा तो कॉमन है ही नहीं, क्योंकि अलग अलग स्थान पर स्थित हैं। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मोटा अनाज, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, तो राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा? तो देख लीजिए, लेह और जैसलमेर में और बीकानेर में। तो जैसलमेर सबसे शुष्क स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, जब भारत का सबसे शुष्क स्थान की बात आएगी तो आयोग ने क्या आंसर माना? जैसलमेर। तो आपको भी वही मानना है। लेह जो है ये ठंडा मरुस्थल है, जैसलमेर गर्म मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, तरबूज, खरबूज, कीड़ा ककड़ी, ये सब क्या है? जायद फसलों में आते हैं। कब उगाए जाते हैं? तो मार्च से मई के बीच में। आगे बढ़ते हैं। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो मगध एवं अंग के मैदान ये मध्य गंगा के मैदान क्षेत्र में आते हैं। और मगध और अंग के मैदान, सिंपली समझिए, अंग किसको बोला जाता है? तो जो है ये
भागलपुर वाला जो क्षेत्र है तो अंग प्रदेश के अंतर्गत आता था पहले। तो भागलपुर से लेकर बिहार की बात की जा रही है, तो मगध एवं अंग के क्षेत्र यानी बिहार और भागलपुर तक का जो क्षेत्र है किसके मैदान के अंतर्गत आते हैं, तो मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और निम्न गंगा का मैदान किसके अंतर्गत आता है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ही निम्न गंगा के मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत जो है पश्चिमी यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है, तो ये 10th क्लास का जो जियोग्राफी का बुक है NCERT का, वहाँ से प्रश्न लिया गया था, कॉपी पेस्ट कर दिया गया था, और ऑप्शन है यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति। आगे बढ़ते हैं, और इन प्रश्नों को हमने देख लिया है। अगले सेट पे चलते हैं, और इन जो आपका पेपर आज का, इससे कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जो मैथ के प्रश्न मैं बार बार कह रहा हूँ उनको आप जरूर सॉल्व कर लें। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया गया PRT के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन सब प्रश्नों को हमने सॉल्व करा है, तो यहाँ पे भी सॉल्व नहीं कराएंगे क्योंकि हम GS के प्रश्न अभी आपको करा रहे हैं। प्रश्न है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो कौन सा नहीं देख पाएगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया। साथ में किस लेंस से ठीक करते, तो अवतल लेंस से। और इसी का उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है, तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है BPSC द्वारा। आंसर है अनुवंशिकता जो है अनुवंशिकी से संबंधित है, सिंपल प्रश्न है। फिर है जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये प्रश्न आपने NCERT 10th क्लास में भी पढ़ा है साइंस में, साथ में PRT में 2 बार रिपीट भी हुआ और एक बार यहाँ भी रिपीट हुआ है। तो जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तो इसलिए जो है जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो टिन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टिन कम रिएक्टिव होता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो खाने के पैकेट के साथ में नुकसान करेगा, तो इसलिए हम जिंक को नहीं इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपचयन। तो ध्यान रखिएगा अपचयन बोलते हैं, ये भी NCERT से लिया गया है, ये जो चीज़ लिया गया NCERT में आपको रिएक्शन बाकायदा दिया गया। अब रिएक्शन दिया गया, अप्लाइड क्वेश्चन दे दिया गया, तो रिएक्शन से जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि एक हिसाब से अपचयन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होती है, तो इसका अपचयन होता है किस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। आगे बढ़ते हैं। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो एक प्रिंट, और ये ध्यान रखिएगा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। और साथ में अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जल की ज़रूरत पड़ती है, CO2 की ज़रूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में क्लोरोफिल पिगमेंट की। ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो बिंदु प्रति इंच, डॉट्स पर इंच। अब पता नहीं कहाँ से सवाल पूछा गया था, तो पूछा गया तो देख ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है, तो ट्रेकोमा रोग आँखों से संबंधित होता है, आँखों में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से संबंधित है ट्रेकोमा रोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा तीरंदाजी और अंतरिक्ष रॉकेट, और साथ में जो है तो ये जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करते हैं। वेंचुरी मीटर के बारे में आप कमेंट करके बताइए क्या ये तीसरे नियम का पालन करता है या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण होते हैं, तो रासायनिक गुण नहीं बदले और परमाणु के नाभिक में हम न्यूट्रॉन को जोड़ सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो इसमें होता नहीं है, तो जब चार्ज होता नहीं तो ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है, तो रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित करते हैं, यानी बिना बदले हुए हम परमाणु के नाभिक में क्या जोड़े जा सकते हैं, तो न्यूट्रॉनों को हम जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। और ओपनहाइमर के निर्देशक ध्यान रखिएगा क्रिस्टोफर नोलन है, कई सारे अवार्ड्स मिले थे। फिर एक राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी में आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण किसने अपना नाम वापस ले लिया, तो चूंकि 2026 की बात है राष्ट्रमंडल खेलों की, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है, राज्य है, तो उसने ये वापस लिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन का पूरा नाम पूछा गया था एक टाइम में, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब चूँकि जो सरकार है बिहार में, अब ऐसे सवाल तो पूछने ना देगी।
आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया था तो उससे क्या संदेश भेजा था? तो बोला था वेलकम बडी, आ गए हो आप, तो वेलकम बडी बोला था। आगे बढ़ते हैं। 1989 में, ये थोड़ा पॉलिटी का प्रश्न यहाँ पे दे दिया है अचानक से, जबकि पॉलिटी जीएस में नहीं पूछा जाता है। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो ये थे जियांग जेमिन। तो जियांग जेमिन थे। तो जो पॉलिटी वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए तो ये लियो वराडकर थी उस समय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आएगा तटीय मैदान, सबसे नीचे तटीय मैदान, तटीय मैदान के ऊपर आता है केंद्रीय उच्च भूभाग, केंद्रीय उच्च भूभाग के ऊपर जो है महान मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, और फिर उत्तरी पर्वत जो हिमालय पर्वत है, तो उत्तरी पर्वत। तो ये आपका 3, 1, 2, 4 आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था ये, अगर आप मैपिंग की जानकारी है तो आराम से इस प्रश्न को कर जाते। फिर है कि श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने आपको बताया था कराकोरम पहले है, फिर लद्दाख है, फिर झांसकर है, देन पीर पंजाल है। तो ये क्रम है कराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो कराकोरम, फिर लद्दाख, देन झांसकर, देन पीर पंजाल। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो महत्वपूर्ण सवाल है ज्योग्राफी के लिए, 10 उत्तर से 15 उत्तर अक्षांश के मध्य। तो ध्यान रखिएगा। और पीआरटी वालों, आप लोगों को समझ में आता है, हमने आपको जो हमसे पहले से जुड़े हैं, पीजीटी तक के प्रश्न आपसे 15 मार्च में पूछे गए थे। तो ये तो फिर भी जीएस पार्ट के हैं, तो आपको अच्छे से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो ध्यान रखिए। और जो प्रश्न आपको यहाँ कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ रिपीट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और आपका इस पे कम से कम ये आपके कंट्रोल में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कंट्रोल में है, तो इसलिए इन पे कमांड जरूर रखिए। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित क्षेत्रों में और सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे पहुँचता है इसकी वजह से? तो ध्यान रखिएगा, मानसून सीजन में चक्रवात आने से कोरोमंडल तट, जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट पे जो है आंध्र प्रदेश और साथ में नीचे तमिलनाडु, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है हर साल। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो कहाँ पे भूस्खलन नहीं आता? पश्चिमी घाट में भूस्खलन आता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पश्चिमी घाट में आता है। हिमालय क्षेत्र में आपको पता ही है भूस्खलन आता है, लेकिन पूर्वी घाट में भूस्खलन नहीं आता। पूर्वी घाट की ऊंचाई बहुत कम है, छोटे छोटे पर्वत हैं बेचारे, तो यहाँ पे और बहुत ज़्यादा कोई भारी बारिश भी नहीं होती यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे भूस्खलन नहीं आता। भूस्खलन प्रभावित जोन ये नहीं है। पश्चिमी घाट में तगड़ी बारिश होती है तो वहाँ होता है, हिमालयन क्षेत्र में भी होता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो अभी हमने ऊपर ही बता दिया, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट हम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं। मालाबार तट हम केरल को बोलते हैं, केरल को बोलते हैं। कोंकण तट बताइए कमेंट करके किसको बोलते हैं, हमने आपसे डिस्कस भी किया ऑलरेडी। फिर प्रश्न अगला, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है, जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम गली कटाव बोलते हैं, गली कटाव बोलते हैं। दरारें आ जाती हैं मिट्टी में और एक गली नुमा बन जाता है तो इसी को गली कटाव बोलते हैं। शीत क्षरण कब बोलते हैं? तो शीत क्षरण जब मिट्टी की ऊपरी परत जाती है, जब मिट्टी की ऊपरी परत जाती है तो उसको हम शीत क्षरण बोलते हैं, और उसके आगे की प्रक्रिया होती है गली कटाव। निम्नलिखित में कहाँ अक्टूबर और नवंबर के बीच में भारी बारिश होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पर अगेन। और किससे बारिश होती है? किससे बारिश होती है? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से, जिसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। इसके अलावा नवंबर महीने में बारिश कहाँ हो, भारी बारिश की नहीं बात कर रहे हैं, नॉर्मल बारिश कहाँ पे होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में। और किसके वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, सर्दियों में। तो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में नहीं, उसके बाद दिसंबर जनवरी की बात है, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होती है। और कोरोमंडल तट पे जो है अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा बारिश होती है। इसको रिट्रीटिंग मानसून या लौटता मानसून भी कहते हैं। फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? तो आज हमने आपको कराया भी था प्रश्न, ये हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बागवानी कहते हैं। तो फलों और सब्जियों को जब एक साथ ले लेंगे तो हॉर्टिकल्चर कहेंगे या बागवानी कहेंगे हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे जैसे ये प्रश्न था तो देखिए यहाँ पे आयोग ने प्रश्न खुद दिया है, क्रांति के दौरान पटना में किसको माना है? कुंवर सिंह को माना, तो इसलिए वहाँ उस प्रश्न में भी पटना मान लिया गया है। जो हमने यहाँ पे पीछे प्रश्न आपको दिखाया था तो आरा और पटना था, बाकी भागलपुर था, तो भागलपुर में तो ऐसा कुछ मामला था नहीं, तो पटना और आरा वहाँ पे आयोग ने मान के तब ऑप्शन डी दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आयोग कहीं कहीं मान लेता है
और कहीं कहीं नहीं भी मानता है, तो ये चीज़ है। बाकी जब भी पटना की केवल बात आएगी, जब केवल पटना की बात आएगी तो पीर हरी ऑप्शन में दिया जाएगा। अब अगले सेट पे चलते हैं, और हम बार बार बता रहे हैं कि मैथ के प्रश्नों को प्लेलिस्ट में जाके जरूर सॉल्व कर लें, सभी लोग सॉल्व कर लें। अभी देखिए ज़रा पीआरटी वाले थोड़ा सा देख लें। 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि को अपने मूल्य में 40% की वृद्धि करने पर कितना समय लगेगा? क्या ये प्रश्न आपने कहीं देखा है? देखा हो तो बताइए। तो इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि जीएस पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए, बहुत हेल्प करने वाला आपको। अब आते हैं प्रश्न पे। साइंस के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी और जो करंट के महत्वपूर्ण होंगे उनको देख लेंगे। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो ये होती C/137। याद कर लीजिए, कहीं भी प्रश्न घूम के आ सकता है। जलीय विलयन जिसका पीएच 0 है, तो जिसका पीएच 0 होता है, 0 होता है, वो क्या होता है? अति अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है 0 से 7 के बीच में होता है। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो 0 विलयन ध्यान रखिएगा, 0 पीएच जो है अम्लीय को दिखाता है, अति अम्लीय को दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है? तो जो गुरुत्वीय है, गुरुत्वीय ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो दिए गई अन्योन्य क्रिया सबसे कमज़ोर है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। दिए गए विकल्पों की बात करें तो फिर है कौन सा कीट भक्षी पौधा है? तो कीटाहारी पौधा की बात करें तो यहाँ पे ड्रोसेरा है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल साइंस में दिया गया है, हमने आपको बताया भी था। इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, ड्रोसेरा होता है। इसके अलावा जो है नेपेंथीज होता है, जिसको पिचर प्लांट बोलते हैं। नेपेंथीज होता है, जहाँ आज हमने पढ़ाया था आपको, कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है नेपेंथीज। और नेपेंथीज को हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं, घट पर्णी बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं, घट पर्णी बोलते हैं, क्योंकि अपने जो पत्तियाँ होती हैं उन्हीं से घड़ानुमा आकार बना लेता है, उसी में फंसाता है कीड़े मकोड़ों को। और कसकुट अमरबेल जो है ये पैरासाइट में आता है, तो पैरासाइट में कीटाहारी नहीं होता है ये। तो यहाँ आंसर डोरेसरा है, ध्यान रखिएगा। अन्य उदाहरण भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न है एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो एंडोलिम्फ जो फ्लूइड होता है ये कान में पाया जाता है, तो एंडोलिम्फ फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? आंतरिक कान में, इंटरनल ईयर में पाया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है? तो क्यूरी तापमान बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? तो क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि क्यूरी ने इसका खोज किया था, मैडम क्यूरी ने। आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो धनात्मक रूप से आवेशित कण कौन सा है? यहाँ पे अल्फा है, और बीटा निगेटिव है, तो ध्यान रखिएगा। बीटा जो है वो धनात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। अल्फा कण जो है ये धनात्मक रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये हमने आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए जो है स्टोमेटा का प्रयोग किया जाता है पत्तियों द्वारा। तो जिनके स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो स्टोमेटा बोलते हैं उनको हम। तो स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे किसको ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये नॉर्मल सवाल है, तो आप वैसे भी ध्यान रखिए। समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है, तो ध्यान रखिएगा। और रक्षा स्टाफ है तो रक्षा स्टाफ जनरली कैपिटल में होता है, राजधानी में ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे फिर ये भी स्टेटिक सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा हेग में स्थित है। और हेग जो कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड्स में पड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है हेडक्वार्टर इसका। फिर बिहार का कौन सा नगर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये PRT में भी पूछा गया है, GS पार्ट में पूछा गया, आंसर है भागलपुर। अच्छे से जानते हैं आप लोग। फिर है विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बाकी हमने महत्वपूर्ण दिवस आपको बता दिए हैं, करा दिए हैं। प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो इनको जो है कुछ नहीं मिला था, तो वैलेंटाइन डे के दिन ही इन्होंने प्यार का पौधा स्टार्ट कर दिया था, तो 14 फरवरी 2020। बाकी आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया की। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में कितनी दूरी तय की थी? तो 87.58 मीटर। कल हमने आपको नीरज चोपड़ा जी से एक प्रश्न दिया था, उन्होंने गोल्ड जीता है, सोना जीता है, वो प्रश्न ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष हैं? तो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया सुरेश अमृतलाल कोटक अध्यक्ष हैं। अभी का चेक कर लीजिएगा क्या यही है।
और क्विज के माध्यम से जो हम आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दे रहे हैं वो आप उनको जरूर अटेम्प्ट करें। साथ में जो जीएस के क्वेश्चंस दे रहे हैं धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आप उनको भी जरूर करें। अब आते हैं गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। तो गंगा का मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से भरा है। तो गंगा का मैदान जलोढ़ है और उसमें भी नवीन जलोढ़ और प्राचीन जलोढ़ पाया जाता है, खादर और बांगर पाया जाता है। और काली मिट्टी कहाँ पे है? तो काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में, दक्कन पठार में या दक्कन ट्रैप में क्या पाया जाता है? काली मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सोमेश्वर पीक की सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई हमने आपको 874 मीटर बताया था, शायद आपको याद होगा। तो वो हमने विकिपीडिया से चेक किया था, लेकिन चूंकि आयोग ने 875 माना तो आपको भी 875 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। 1 मीटर के लिए आप परेशान मत हो जाइएगा कि गलत बता दिया है। तो बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? आयोग ने जो माना है 875 मीटर। और ये कहाँ पे स्थित है? तो कमेंट करके बताइए, आपको पढ़ाया गया है बिहार के भूगोल स्पेशल भूगोल में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपको पता कहाँ होती है? किशनगंज में होती है, किशनगंज में होती है। और सबसे कम वर्षा अरवल में होती है। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो ध्यान रखिए लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, अरवल में सबसे कम होती है। इसलिए औरंगाबाद में आप कंफ्यूज ना हो, तो विकल्प में दिए जाने की बात होती है। सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज में, सबसे कम अरवल में होती है। लेकिन यहाँ विकल्प में चूंकि दिया नहीं गया तो पटना यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो बिहार में सर्वाधिक बारिश यहाँ पे दिए गए विकल्पों में पटना में होती है। और ध्यान रखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए बिहार में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है तो दिए गए विकल्प में पूछ रहा है, तो आप पाँचों ऑप्शन तो भूल ही जाइए, पाँचों ऑप्शन तो भूल ही जाइए। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे कई सारे लोगों ने इन प्रश्न में क्या कर दिया होगा? ई लगा दिया होगा, लेकिन आयोग तो माना ही नहीं। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं जहाँ पे सर्वाधिक पूछेगा तो वहाँ 3 दिए गए विकल्पों में आपको चुनना होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ मिल जाती है? तो ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो चिनाब नदी जो है मिथानकोट एक जगह पड़ता है पाकिस्तान में, तो चिनाब नदी जो है सिंधु नदी से मिथानकोट में मिल जाती है। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। मेलाघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे? तो मेलाघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। तो जितने भी घाट टाइप के हैं तो वो महाराष्ट्र में ही है। पश्चिम बंगाल में हमने आपको बताया था कि बुक्सा टाइगर रिजर्व है, बुक्सा या बक्सा टाइगर रिजर्व है। सुंदरवन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसी का पार्ट है सब। उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है ये। और यहाँ से 1973 में सबसे पहली बार जो है बाघ परियोजना के अंतर्गत, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत यहाँ पे लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स भी ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बराबर की पहाड़ियाँ। तो बारबर हिल्स आपने पढ़ा होगा, बारबर हिल्स या बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप है? तो ध्यान रखिएगा मखदूमपुर के सबसे समीप है, पूछा जा सकता है प्रश्न, स्पेशल में ये भी आता है। हालांकि इतिहास से उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा तो ध्यान रख लीजिएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करें। तो ध्यान दीजिए शिवहर है, वैशाली है, नालंदा, नवादा। तो आप देखने में आपको लग रहा है शिवहर सबसे ऊंचा होगा, शिवहर सबसे ऊपर होगा, शिवहर के नीचे वैशाली होगा, वैशाली के नीचे नालंदा होगा, नालंदा के नीचे नवादा होगा, नवादा सबसे नीचे आता है। नवादा सीमा भी बनाता है झारखंड के साथ में, तो नवादा सबसे नीचे। तो आंसर 1, 2, 3, 4। और शिवहर ध्यान रखिएगा, शिवहर के बारे में खास बात क्या है कि ये नेपाल के साथ में सीमा नहीं बनाता है। हमने ऐसा एक प्रश्न भी दिया था आपको क्विज में। फिर त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है स्पेशल में। तो त्रिवेणी नहर जो है पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? कहाँ से इसको पानी मिलता है? तो भैंसा लोटन। तो ध्यान रखिएगा भैंसा लोटन से इसको जल मिलता है। अब अगले सेट पे चलते हैं अगले सेट पे चलते हैं। और बाकी आप यहाँ पे जो प्रश्न देख रहे हैं सभी लोग पीआरटी वाले और साथ में जीएस में तो पूछे गए, इन प्रश्नों को देख लेंगे एक बार। प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अब जैसे पीआरटी वाले देखिए, आपसे समबाहु त्रिभुज का एक प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे भी एक समबाहु त्रिभुज का प्रश्न पूछा गया। तो ऐसे टाइप के प्रश्न आपसे आयोग पूछता है, तो जो कम से कम जो पूछा गया उतने तो आप सॉल्व करके जाएँ, कि अगर आ जाए तो आप कम से कम गलत ना करें। तो पीआरटी प्लेलिस्ट जरूर देख लें जिन्होंने नहीं देखी है। बाकी हम एक टाइम में आपको मैराथन ला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एक साथ में करा देंगे, फिर से समझा देंगे। प्रश्न है उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं फेफड़े, त्वचा और गिल। तो ध्यान रखिएगा जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, वो फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा त्वचा का इस्तेमाल करते हैं। तो लंग्स और स्किन का इस्तेमाल करते हैं, लंग्स और स्किन का इस्तेमाल करते हैं। गिल का प्रयोग कौन करता है? तो मछलियाँ करती हैं। गिल का प्रयोग सांस लेने के लिए मछलियाँ करती हैं। उभयचर किसका इस्तेमाल करते हैं? उभयचर एम्फीबियन फेफड़े और त्वचा का। जैसे कौन उदाहरण इसका? तो मेढक देख लीजिए। तो मेढक जो है फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं।
तो यहाँ पे बोल रहे कि एक हिमानी का जो ग्लेशियर होता है उसका आधार पिघलता रहता है लेकिन उसका शीर्ष नहीं पिघलता। तो ऐसा क्यों होता है? तो आधार पर दाब अधिक होता है, तो आधार पर दाब अधिक होता है तो होने से गलनांक में कमी होती है। तो ये रीज़न है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आधार होता है, जो ऊपर वाला पॉइंट है, जैसे ये हिमानी है मान लीजिए, तो नीचे जो पार्ट होगा उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये पूरा पहाड़ कह लीजिए, एक नदी का मतलब बर्फ़ का पहाड़ है पूरा जो उस पर रखा हुआ है, तो नीचे दाब अधिक होगा तो गलनांक में कमी रहती है। इस वजह से आगे बढ़ते हैं। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है क्या कहलाता है? तो पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है उसको हम बोलते हैं कार्पेल। हिंदी में बताइए क्या कहते हैं आप, कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। लार का प्रमुख कार्य क्या है? तो लार का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसका कार्य होता है? लार का। और लार जो है यहाँ पे कौन सा एंजाइम निकालता है? तो सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज इस पर्पज़ के लिए। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण लार का काम नहीं होता है। कमेंट करके बताइए किसका काम होता है। आगे बढ़ते हैं। हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है तो किसके मामले में? शार्क के मामले में। एक्सेप्शन है, तो शार्क के मामले में हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंपिंग करता है। आगे बढ़ते हैं। यदि जे जूल है, सी कूलॉम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होगी? तो यहाँ पे विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का आपसे यूनिट पूछा गया है। और यहाँ पे बात करें तो जूल पर कूलाम भी होता है, बोल्ट भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, जूल पर कूलाम भी होता है और बोल्ट भी होता है। तो ए और बी सही है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव, कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ का मतलब होता है जो अजैव निम्नीकरण हो। तो नहीं लग गया तो अजैव निम्नीकरण है। तो ऐसे आपको प्रश्न को समझना होता है, और अगर आप प्रश्न में उलझ गए तब तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो नहीं पे गौर कीजिए। तो अजैव निम्नीकरण पूछा है तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम पन्नी। बाकी रुई और लकड़ी ये जैव निम्नीकरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये सबसे आसान सवाल है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आंसर है रेटिना। आगे बढ़ते हैं। किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो जो साम्यवादी विचारधारा है इसका राष्ट्रीय आंदोलन में, जब राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं तो गांधीवादी विचारधारा से पढ़ते हैं, उदारवादी विचारधारा से पढ़ते हैं, लेकिन साम्यवादी का जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो है उस तरीके से संबंध नहीं देखा जाता है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, यंग इंडिया का पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी का जो सबसे पहला उन्होंने पत्रिका स्टार्ट किया था उसका क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा नवजीवन आपको ध्यान रखना है, नवजीवन। और साथ में जो है सबसे लास्ट में उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? तो स्टार्ट किया था हरिजन, स्टार्ट किया था 1933 में। हरिजन अखबार जो है 1933 में स्टार्ट किया। तो 4 अखबार हैं गांधी जी से रिलेटेड, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन पहला अखबार है, नवजीवन और हरिजन। एनी बेसेंट जी की बात करें तो कॉमनवेल्थ ध्यान रखिएगा और न्यू इंडिया ध्यान रखिएगा। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ श्रीमती एनी बेसेंट जी का है। मोतीलाल नेहरू जी का आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं आपको। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू जी के बारे में, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। द इंडिपेंडेंट नाम से इन्होंने एक अखबार स्टार्ट किया था 1919 में, द इंडिपेंडेंट नाम से। महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था, लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ मैच करने को दिया गया है, थोड़ा पहले का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। और जितना आपको प्रश्न करंट अफेयर्स में कराया जा रहा है आप उतने पे फोकस करें, बाकी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे परेशान बिल्कुल ना हो। प्रश्न है, भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ है? तो दीघा पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। फिर प्रश्न महत्वपूर्ण है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर कहाँ पे है ये ध्यान रखिए। तो पनामा नहर जो है ये आपका, और नीचे ये उत्तरी अमेरिका है, नीचे दक्षिणी अमेरिका है। थोड़ा गड़बड़ बन गया है, फिर से बना देते हैं। तो जो है ये उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, और नीचे टिप पे जो है थोड़ा इधर होना चाहिए था, समझने के पर्पज़ से। तो नीचे जो है यहाँ पे एक पनामा सिटी पड़ता है, पनामा कंट्री पड़ता है, और पनामा कंट्री के जो है कंट्रोल में है पनामा नहर। और पनामा नहर क्या करता है? तो इधर अटलांटिक महासागर है और इधर जो है प्रशांत महासागर है। तो इधर प्रशांत है, इधर अटलांटिक है, तो अटलांटिक महासागर को या प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है पनामा नहर। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सुएज नहर, सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को ऊपर से
और नीचे जो है लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है सुएज नहर, ये याद कर लीजिएगा। अगर ये पूछा गया तो अगली बार वो भी पूछा जा सकता है। प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पहाड़ियों से, तो मैकाल रेंज से, मैकाल श्रेणी से निकलती है, और ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण किनारे की बात करेंगे गंगा से जुड़ने वाली। आगे बढ़ते हैं। बाकी कोशी गंडक ये सब जो है उत्तरी साइड से आती हैं। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो मिट्टी के निर्माण को हम बेदरिंग प्रोसेस से समझते हैं। बेदरिंग को हिंदी में अपक्षय बोलते हैं। तो अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। बेदरिंग किसका होता है? अपक्षय किसका होता है? चट्टानों का होता है। तो चट्टान को जो अपक्षय होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, फिर धीरे धीरे समय के साथ में प्रक्रिया में मिट्टी का निर्माण होता है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में राज्य में स्थित है, वहीं पे इसका जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और दामोदर वैली परियोजना के बारे में ध्यान रखिए, दामोदर वैली कॉरपोरेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में हुई थी, और ये भारत का जो है पहला मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है। तो पहला मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है दामोदर घाटी परियोजना, 1948 में आया था। फिर है, घास के मैदान, झाड़ झंकाड़, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित हैं, उन्हें कहा जाता है। तो घास के मैदान देखिए, झाड़ झंकाड़ देखिए, तो ये सब किसी काम के हैं? संरक्षित किए जा सकते, सुरक्षित किए जा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, घास के मैदान झाड़ झंकाड़ को सुरक्षित तो किया नहीं जाता है कि सरकारी कंट्रोल में ले लिया जाए। तो ये अवर्गीकृत वन में आते हैं, अनक्लासीफाइड हैं, अनक्लासीफाइड में ये आते हैं। और सरकार और निजी दोनों व्यक्ति सभी से संबंधित है ये। और घास के मैदान, झाड़ झंकाड़, ये सब तो कोई कंट्रोल आके दिखाता नहीं कि हमारा है या सरकार का है, तो ये चीज़ है। तो अवर्गीकृत, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमने आपसे कई बार बताया कि मोनाजाइट जो है किसका अयस्क होता है? तो थोरियम का अयस्क होता है, थोरियम। तो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो केरल के तट पे पाया जाता है, साथ में जो है इधर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट पे भी पाया जाता है। मेनली केरल के तट के लिए फेमस है, तो केरल तट के लिए मोनाजाइट रेत फेमस है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग का कार्य की स्थिति को पूरा हुआ था? तो ये हुआ था 23 अगस्त 2023 को। और 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर भारत जो है मतलब चंद्रयान पहुंचा था, चंद्रयान 3। और 23 अगस्त को भारत सरकार ने अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल स्पेस डे, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस स्पेलिंग पे मत जाइएगा। तो नेशनल स्पेस डे मैं लिख दे रहा हूँ, नेशनल स्पेस डे या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये 23 अगस्त 2024 को पहला मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर है प्रश्न, प्रामाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? तो प्रामाणिक पोषक इकाई भूमि की वहन क्षमता की मापन इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से, ये आपका प्रश्न हो चुका है। अब आते हैं अगले सेट पे चलते हैं। अभी TRE1 के आपके सामने प्रश्न है, और TRE1 में जो है कुछ 8 प्रश्न आए थे, मैथ के 8 हर जगह पूछे गए। अब आते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो डिजिटल प्रयोग में किया जाता है उसका नाम है फोटोवोल्टेइक सेल। इसको सोलर सेल भी बोलते हैं, सोलर सेल्स या फोटोवोल्टेइक सेल, इनका इस्तेमाल होता है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक मान क्या होता है? तो किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक मान क्या होता है? तो यहाँ पे श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, तो ध्यान रखिएगा। और ये 6 से 8 9 से 10 के लिए नॉर्मल पूछा जा सकता है। तो किसी भी खंडनीय द्रव्य का क्रांतिक मान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। फिर अगला प्रश्न, फूलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपने पढ़ा भी है। तो फूलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो बात करें 0 ऑक्टेन संख्या एन हेप्टेन की होती है, एन हेप्टेन की होती है। तो 0 ऑक्टेन संख्या एन हेप्टेन की होती है। आगे बढ़ते हैं, लीची का खाद्य भाग क्या होता है? यानी लीची का वो भाग जिसको खाया जाता है उसको हम एरिल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एरिल बोलते हैं। और बिहार में लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना, तो ये उसको बोलते हैं विसरण बोलते हैं। और विसरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये हमने क्लास 9 का आपको NCERT साइंस पढ़ाया था, तो वहाँ हमने बताया था कि डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा जो है आणविक ऑक्सीजन पत्तियों से निकलता है और ये भौतिक क्रिया होती है, और विसरण इसको बोलते हैं।
किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं जीन मानचित्रण। तो कुछ प्रश्न हो सकता है किसी को भी ना समझ में आए, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, पूछे गए हैं, बस आप देख लीजिए। जैसे ये प्रश्न है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ये थोड़ा 9 से 10 लेवल का है। ये ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है मात्र का, तो ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, तो इसका आंसर है द्विगुणित। बाकी एक्सप्लेनेशन इस प्रश्न का हमें भी नहीं पता है, कई प्रश्न होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं सबको ही पता होंगे। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो आपको बहुत अच्छे से पता, हमने आपको कई बार बताया है, एनसीईआरटी से भी बताया 2010 में, आज भी पढ़ाया, वहाँ पे भी बताया। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? तो आंसर है कोलकाता। तो कोलकाता में स्टार्ट किया गया है, पानी के नीचे मेट्रो शुरू भी कर दिया गया। आप जाइए कभी तो वहाँ ज़रूर जाइए, इंजॉय करके आइए, देखिए समुद्र के नीचे कैसे, पानी के नीचे कैसे जो है वहाँ पे मेट्रो चल रही है। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था उस समय श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। अब ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बस आपसे इतना पूछा जा सकता है कि G20 का मोटो क्या था, ये सब बस, ज़्यादा नहीं पूछेगा। बाकी G20 में नया सदस्य कौन ऐड हुआ? तो अफ्रीकन यूनियन, ये सब पूछा जा सकता है। बाकी कार्य समूह की बैठक वैठक ये सब नहीं पूछा जाएगा। फिर है, आगे बढ़ते हैं। आपको देखना होगा तो एक बार देख लीजिएगा, पुराने हो गए चूँकि चांसेस कम है। जैसे भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब इस बार 75वां पूछ सकता है। तो 75वें गणतंत्र दिवस पे 2024 में कौन आए थे? तो ये आए थे इमैनुअल मैक्रोन आए थे। और ये कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तो दरभंगा में बनाया गया था, साल भर हो गया लगभग इसको। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला? तो मगही पान है। आगे बढ़ते हैं। चार, कंकर, कायल और मांड। तो ध्यान दीजिए, जो बांगर होता है उसको हम कंकर क्षेत्र से संबंधित है, तो कंकर नोडुल्स या कंकर के जो कण होते हैं वो बांगर में पाए जाते हैं, बांगर मृदा में। कायल क्या होता है? तटीय मैदान होता है। कायल तटीय मैदान में जो है संबंधित होते हैं, जैसे केरल में पाए जाते हैं। और ये झीलें होती हैं, किस हिसाब से झीलें होती हैं तटीय मैदान में, स्पेशल झील्स होती हैं केरल में, और इनको कयाल्स बोलते हैं, कयाल्स या कायल बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे आपका बात करें तो कंकर हो जाएगा 3 से, कायल हो जाएगा 4 से। तो 3 4 देख लीजिए साथ में कहाँ है, तो बी और सी। तो बी और सी 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। देख लेते हैं फिर से। तो ए में 2 है, तो जो 4 होता है वो डेल्टा से संबंधित होता है, और मांड जो होता है पंजाब का मैदान को मांड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है दोबारा भी। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस। तो सभी उत्तर दिशा से मिलती हैं, ये सारी नदियाँ उत्तर दिशा से मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लिखापानी या लिखापानी तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो आपने प्रश्न कई बार देख लिया, मध्य गंगा के मैदान। तो मगध और अंग मध्य गंगा के मैदान के पार्ट है। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जोग शरावती पे है, सही है। कपिल धारा ये जो है नर्मदा पर है, धुआंधार भी नर्मदा पर है। तो धुआंधार नर्मदा पर, कपिल धारा नर्मदा पर। तो बी और सी गलत है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी और सी। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रदीप्ति कालिता को क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं पौधों में, और इसकी खोज की थी गार्नर और एलार्ड ने। आगे बढ़ते हैं। केरल की शांत घाटी। तो केरल में शांत वैली पड़ती है, साइलेंट वैली पड़ती है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, तो ध्यान रखिएगा। और पौधे और जानवरों की बहुत दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है, इसलिए इसको संरक्षित किया गया। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। प्रश्न है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो ये एनसीईआरटी से आपका सिंपल प्रश्न लिया गया है। और यहाँ पे बात करें तो चपटा और नीचे धंसा हुआ है, तो दोनों प्रकार के होते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो स्तनधारी में समान श्वसन के दौरान डायफ्राम 2 प्रकार से होता है, जब एक बार इनहेल होते हैं, एक बार एक्सेल करते हैं। तो 2 तरीके से, एक बार चपटा हुआ, एक बार नीचे धंसा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से कौन जुड़ा होता है? WBC जुड़े होते हैं। और WBC का है उदाहरण कौन है? तो लिम्फोसाइट है। तो लिम्फोसाइट जो है प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना दरिया साहब ने की थी। भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल शुभारंभ किया था? तो यूजीसी करंट अफेयर्स का था। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन कहाँ लॉन्च किया गया था? तो 19 फरवरी 2023 को। तो ध्यान रखिएगा 19 फरवरी 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से नहीं है, और ये असम का शायद एक जगह था, तो ध्यान नहीं आ रहा, आप एक बार एक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पता होगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया, तब 2024 आपसे पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, ये हमने आपको करंट अफेयर्स में भी दिया है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स ये आपसे पूछा जा सकता है, और जैसे प्रश्न आयोग ने पूछे हैं हम उन्हीं की कॉपी कर सकते हैं, उसी हिसाब से कोई प्रश्न मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो ये थे, बाकी आपको लेटेस्ट आपको ध्यान रखना है। 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार। चूँकि 2022 में नियुक्त हुए हैं, तो 2022 जनवरी 2022 तो न्यायमूर्ति संजय कुमार देख लीजिएगा, और नाम एक बार चेक कर लीजिएगा क्या यही है या चेंज भी हुए हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो देखिए भोजपुरी से भी सवाल आया है। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन थी? तो गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो। तो गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़बो, ये भोजपुरी पहली फिल्म थी, और ये आपका बीपीएससी तैयारी में भी पूछा गया। अब आपको भोजपुरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करने लग जाना है, बस जितना पूछा गया बस उतना ही ध्यान रखना है। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यक्त कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम में हम जब जाएंगे तो सबसे पहले नामरूप आएगा, देन ओबरा आएगा, देन परीक्षा आएगा, देन कोटा आएगा। तो नामरूप 2 है, 2 के बाद जो है ओबरा है, 3 है, फिर उसके बाद जो है परीक्षा 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 यहाँ पे हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम जाना यानी पूर्व से पश्चिम जाना, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाना है। तो कोटा सबसे वेस्ट में पड़ेगा राजस्थान में, उस वैसे भी हम देख सकते थे। और नामरूप असम में पड़ता है, तो हम ऐसे भी इस प्रश्न को देख सकते थे कि नामरूप सबसे लास्ट में जाएगा, यानी नामरूप से स्टार्ट होगा, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे और कोटा में समाप्त होगा। तो 2 से 1 जाना पड़ता है यहाँ पे, तो 2 एक ही में है भी, तो यहाँ ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की? तो देखिए अभी तक बिहार का परेशान कर रहे थे, भारत की जलवायु भी बता दी है। तो त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की? उपोष्ण मानसूनी जलवायु, याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। तो त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो ये 15 अक्टूबर है। एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम दिया गया, फिगर दिया गया है मानसून वगैरह का, तो वहीं से प्रश्न लिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो नगरीकरण की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो नगरीकरण सर्वाधिक है गोवा में। तो ध्यान रखिएगा गोवा में सर्वाधिक है दिए गए विकल्पों में। फिर अब मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो मलनाड क्षेत्र जो है कर्नाटक पठार से संबंधित है। मलनाड क्षेत्र कर्नाटक पठार से संबंधित है, और हमने आपसे बताया था कि कावेरी नदी जब मलनाड क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में पहुँचती है, मलनाड क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, ऊँचा क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र में पहुँचती है तो जो है कई सारे जो है जलप्रपातों का निर्माण करती है, जैसे शिव समुद्रम फॉल्स वगैरह, श्रीरंगम फॉल्स वगैरह। तो ये सब। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हमारा हो चुका है। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है? तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है, ये आपको पता है। गोंडवाना लैंड दक्षिण का भाग, और अंगारा लैंड जो उत्तर का जो भाग था, पूरा जो सारे जो पहले बहुत पहले करोड़ों वर्ष पहले जो है सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक ही थे, फिर वो टूटे तो 2 पार्ट में बट गए। ऊपर वाला अलग हो गया, ऊपर वाले को अंगारा लैंड बोला गया, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला गया। और नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड था उसमें नीचे देखिएगा तो इधर दक्षिण अमेरिका है, फिर इधर नीचे देखिएगा तो अफ्रीका महाद्वीप है, इधर भारत है। तो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है दक्षिण प्रायद्वीपीय महाद्वीप का, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपको पता है 8.58%। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो पटना मुंगेर है, गया अरवल है, पटना वैशाली। तो वैशाली ध्यान रखिएगा नहीं है दक्षिण गंगा क्षेत्र से, वैशाली ऊपर ही पड़ जाता है, वैशाली गंगा के उत्तर में ही पड़ जाता है, दक्षिण में। दक्षिण गंगा क्षेत्र पूछ रहा है, नहीं गंगा के दक्षिण में। तो
पटना मुंगेर है, गया अरवल भी है, लेकिन पटना वैशाली नहीं पड़ता, वैशाली नहीं पड़ता, तो इसलिए आंसर हो जाएगा पटना वैशाली। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और बाकी हमने जो है 15 मार्च वाले भी प्रश्न देख लिए हैं। तो आपके जो आज के प्रश्न हैं समाप्त होते हैं। और इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो में हमने जीएस पार्ट सेकंड का जो क्वेश्चन था TRE 2 का 7 दिसंबर को पेपर हुआ था हेडमास्टर का, 7 दिसंबर को ही हुआ था म्यूजिक टीचर का, इसके अलावा 8 दिसंबर को पेपर हुआ था सोशल साइंस का पेपर हुआ था। किसका हुआ था? 9 से 10 का, हाँ TGT का हुआ था। और फिर 9 दिसंबर को 6 से 8 का हुआ था। तो इन 4 पेपर को हमने पहले सॉल्व कराया है। तो एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जीएस पार्ट सेकंड के नाम से होगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, एकलव्य प्लेलिस्ट को देख डालिए। और सभी लोग को हम बता रहे हैं, PRT वाले भी, एकलव्य प्लेलिस्ट को ही अब आपको फॉलो करना है और कोई प्लेलिस्ट नहीं फॉलो करनी। साथ में मैथ रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको अलग से बनाएगी, आप उसको फॉलो करें। साथ में इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट भी आप देखिए, जो आपको आज 2 क्लासेस दी गई हैं और 2 क्लासेस में आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी गई हैं। तो हमने बहुत अच्छे से आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ाया है, तो PRT वाले इन्वायरमेंट की क्लासेस देख लें। और साथ में आप लोग, अगर हमारी जो मेहनत है आपके लिए हम जो कर रहे हैं, आपकी सफलता में हम अपना जो योगदान देने के लिए प्रयासरत हैं, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, साथियों में, और जो TRE 4 के अभ्यर्थी उनमें भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।